हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। गाइस, इंडिया में गिफ्ट लेना और देना एक बहुत कॉमन सी बात होती है। जब भी कोई फेस्टिवल होता है, कोई स्पेशल ओकेशन होता है, इवेंट होता है, तो हम जनरली गिफ्ट आपस में एक्सचेंज करते हैं। गिफ्ट लेना सभी को अच्छा लगता है, बट वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अच्छा लगता है या नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस गिफ्ट को हम ले रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको हमारी इनकम कंसीडर कर रहा हो और उस पर टैक्स की डिमांड कर रहा हो। तो आज की इस वीडियो में हम गिफ्ट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को सीखने वाले हैं कि गिफ्ट हम किससे ले सकते हैं, किससे नहीं ले सकते, कब गिफ्ट हमारी इनकम बनेगा, कब नहीं बनेगा, आईटीआर में उसको कैसे शो करना होगा और कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा। सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, गिफ्ट हमें कैसे मिल सकता है। गिफ्ट हमें कैश के थ्रू भी मिल सकता है। जैसे कि जब भी हम कभी किसी अपने एल्डर से मिलने जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो वो हमको ब्लेसिंग्स के तौर पर एक लिफाफा जरूर दे देते हैं। तो वो क्या होता है? कैश गिफ्ट। तो कैश के फॉर्म में हमें गिफ्ट मिल सकता है, हमें चेक के फॉर्म में मिल सकता है। किसी ने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन चेक काट कर हमको दे दिया, राइट, या फिर किसी ने डायरेक्ट अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। मूवेबल प्रॉपर्टी हमें कोई मिल सकती है, जैसे ज्वेलरी है, शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, ठीक है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी हमको गिफ्ट मिल सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के फॉर्म में जैसे हमें लैंड मिल सकती है, बिल्डिंग मिल सकती है, फ्लैट मिल सकता है, तो इस फॉर्म में भी हमको गिफ्ट रिसीव हो सकता है। तो गिफ्ट किसी भी फॉर्म में रिसीव हो सकता है। अब गिफ्ट हमें किससे मिल सकता है? तो गिफ्ट हमको रिलेटिव से भी मिल सकता है, गिफ्ट हमको नॉन रिलेटिव से भी मिल सकता है, मतलब फ्रेंड से या फिर किसी और से। तो देखिए, ये जो फ्रेंड्स हैं, नॉन रिलेटिव्स हैं, ये हमको गिफ्ट कब देंगे? तो या तो हमारी वेडिंग हो उस टाइम पर हमको गिफ्ट मिल सकता है, या फिर कोई स्पेशल ओकेशन होता है, बर्थडे पार्टी हुई, तो इस टाइम पर ये लोग गिफ्ट दे सकते हैं। इसके अलावा तो नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिलना इतना आसान नहीं होता। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इस बात को समझता है कि नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिलना बहुत अनकॉमन होता है। तो इसलिए इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आप किसी नॉन रिलेटिव से कोई गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं, तो अगर पूरे साल में वो 50,000 रुपए तक का है, तो वो क्या होगा? वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी और वो अमाउंट आपके हैंड में एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर आप 50,000 रुपए से 1 रुपए ज्यादा का भी गिफ्ट रिसीव करते हैं, तो पूरे साल आपने जितना भी अमाउंट का गिफ्ट रिसीव किया है, वो पूरी की पूरी आपकी इनकम मानी जाएगी और आपको उस पर टैक्स पे करना होगा। इसके अलावा आप रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आप रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव करते हैं, चाहे आप कितने भी अमाउंट का रिसीव करो, चाहे आप किसी भी फॉर्म में रिसीव करो, वो कभी भी आपकी इनकम नहीं माना जाता और वो हमेशा हमेशा फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। तो अब ये जानना बहुत जरूरी है कि रिलेटिव आखिर होते कौन है, क्योंकि अगर हमने ये पहचान लिया कि हमारे रिलेटिव हैं, तब तो हमें उनसे गिफ्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हमारी इनकम ही नहीं है। लेकिन अगर वो पर्सन नॉन रिलेटिव हो गया, तब हमको गिफ्ट लेने में सोचना पड़ेगा, क्योंकि 50,000 रुपए तक का ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 रुपए से ज्यादा ले रहे हैं तो पूरा का पूरा अमाउंट हमको हमारी इनकम बन जाएगी और हमें उस पर टैक्स भी पे करना होगा। अब देखते हैं रिलेटिव कौन होते हैं। तो देखिए, रिलेटिव मैंने यहाँ पे बताया कि एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक है। यहाँ पर आप क्या है, खुद को इमेजिन कर लीजिए और देखिए कि आपने रिलेशंस को आइडेंटिफाई कीजिए, राइट। तो यहाँ पर मिस्टर ए है मेरे एग्जांपल में, आप खुद को इमेजिन कीजिए, आपके जो मदर हैं, फादर हैं, आपके मम्मी पापा, वो आपके रिलेटिव होते हैं। पापा के जो पापा होते हैं, मदर होते हैं, मतलब आपके दादा दादी, वो आपके रिलेटिव होते हैं। जो आपकी मदर होती हैं, उनके जो मदर फादर होते हैं, मतलब आपके नाना नानी, वो रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर नहीं किए गए हैं, मतलब वो आपके रिलेटिव नहीं होते। और जब रिलेटिव नहीं होते, तो आपको ये बात समझकर चलनी है कि 50,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट अगर आप रिसीव करते हो, तो आपको पूरे अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद में जो आपके पापा के भाई होती हैं, जैसे कि आपके चाचा हैं, आपके ताऊ हैं, वो आपके रिलेटिव होती हैं। जो उनकी बहन होती है, जैसे कि आपकी बुआ, वो आपके रिलेटिव होती हैं। आपको इनके स्पाउस भी साथ में कंसीडर करके चलने हैं। जैसे कि पापा के भाई के जो स्पाउस है, मतलब उनकी वाइफ, जैसे कि जो आपकी ताई हुई या फिर आपकी चाची हुई, तो वो भी आपकी रिलेटिव होंगी, ठीक है। ऐसी आपकी कौन, बुआ, तो बुआ के जो हस्बैंड है आपके फूफा जी, वो भी कौन होंगे, आपके रिलेटिव माने जाते हैं। बट इनके बच्चे, मतलब आपके कजन, आपके रिलेटिव की कैटेगरी में नहीं आते। इसके बाद में आपके खुद के भाई, आपका खुद का भाई हो, भाई की जो वाइफ हो,
ठीक है, और आपकी बहन हो और बहन के हस्बैंड हो, मतलब आपके जीजाजी हो, ये कौन होते हैं, ये भी आपके रिलेटिव माने जाते हैं, बट इनके जो बच्चे होते हैं वो आपके रिलेटिव नहीं होते। इसके साथ भी अगर मदर की तरफ से देखें तो मदर के जो भाई हैं, मतलब आपके मामा हैं, और इनकी वाइफ आपकी मामी, ऐसे ही उनकी बहन है मतलब मौसी, और इनके हस्बैंड आपके मौसा जी, तो ये कौन होते हैं, ये भी रिलेटिव की कैटेगरी में आते हैं, बट इनके बच्चे आपके रिलेटिव नहीं होते। इसके साथ ही आप अपनी स्पाउस को देखिए, ठीक है, तो अगर मिस्टर ए एक्स है, यहाँ पर मिस्टर एक्स है तो उनकी वाइफ मतलब मिसेज एक्स हो गई, और अगर आप मिसेज एक्स है तो उनके हस्बैंड मतलब मिस्टर एक्स हो गए, तो उनकी फैमिली आपको चेक करनी है। तो अगर आपके स्पाउस के मम्मी पापा आपके रिलेटिव होते हैं, आपके स्पाउस के मम्मी पापा भी आपके रिलेटिव होते हैं, लेकिन मम्मी की तरफ के आपको नहीं देखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने पापा के जो बहन भाई थे वो देखे थे, अपनी मम्मी के बहन भाई देखे थे, लेकिन आपके स्पाउस के पापा के बहन भाई और स्पाउस की मम्मी के बहन भाई आपके रिलेटिव नहीं होंगे। इसके बाद में आपके स्पाउस के ब्रदर हैं, मतलब आपके कौन है, साले हैं या और उनकी वाइफ, ऐसे आपकी साली हैं और उनके हस्बैंड हैं, तो वो कौन होते हैं, वो भी आपके रिलेटिव माने जाते हैं, बट इनके बच्चे रिलेटिव नहीं होते। अब आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, आपका चाहे बेटा हो चाहे आपकी बेटी हो, इनकी शादी हो जाती है तो आपकी डॉटर इन लॉ हो या फिर आपका सन इन लॉ हो, वो भी आपके रिलेटिव होते हैं। अब सन के आपके बेटे के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो सन हो चाहे डॉटर हो, चाहे वो इसके डॉटर इन लॉ हो चाहे वो आप इसका सन इन लॉ हो, ये सब आपके रिलेटिव होते हैं। मतलब सन की जो सन की फैमिली बनती चली आती है वो आपकी रिलेटिव की कैटेगरी में आती है। डॉटर की जो फैमिली होती है, मतलब अगर आपकी डॉटर है उनके जो बच्चे हैं तो वो आपके रिलेटिव नहीं होंगे, तो डॉटर के बच्चों से अगर आप गिफ्ट लेते हो तो आपकी इनकम मान जाती है, आपको उस पर टैक्स पे करना होता है, तो ये सारे होते हैं रिलेटिव। अगर आप इनमें से किसी से कोई भी गिफ्ट रिसीव कर रहे हो तो आपको उस पर टैक्स पे नहीं करना, वो आपकी इनकम ही नहीं मानी जाती। नेक्स्ट, अब ये देखते हैं कि आपके रिलेटिव, मतलब इसमें से कौन रिलेटिव नहीं है, तो हमने देखा था मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडमदर, मतलब आपके नाना नानी आपके रिलेटिव नहीं है, आपकी डॉटर के जो बच्चे हैं वो आपके रिलेटिव नहीं है, आपके जो कजन है वो आपके रिलेटिव नहीं है, आपके जो फियांसे और फियांसी हैं वो भी आपके रिलेटिव नहीं है, मतलब शादी से पहले के जो रिलेशन होते हैं वो रिलेटिव की कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है। तो अगर आप इनसे लेते हो गिफ्ट तो उस पे आपको टैक्स पे करना होगा। नाउ अगर आपको गिफ्ट रिसीव हुआ है इनमें से किसी भी तरीके से, तो फिर आपकी इनकम वो नहीं माना जाएगा, मतलब आप क्या है, रिलेटिव से रिसीव कर रहे हो तो आपकी इनकम माना ही नहीं जाता, उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना होता। नॉन रिलेटिव से करते हो 50,000 रुपए से ज्यादा पे आपको टैक्स पे करना होता है, 50,000 रुपए की जो 50,000 रुपए तक का होता है तो फिर आपको टैक्स पे नहीं करना होता। लेकिन अगर आप इनमें से किसी तरीके से गिफ्ट रिसीव कर रहे हो, चाहे वो नॉन रिलेटिव से ही क्यों ना कर रहे हो, आपको टैक्स पे नहीं करना। क्या तरीका है, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज अपनी शादी पर आप गिफ्ट रिसीव करते हो, चाहे आप रिलेटिव से करो चाहे नॉन रिलेटिव से करो, कितना भी आप अमाउंट रिसीव करो, फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है, आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। कब, शादी के मौके पर, राइट। अगर आप क्या कर रहे हो, बाय वे ऑफ विल और इनहेरिटेंस, तो देखिए विल क्या होती है कि अगर आपकी फैमिली में कोई विल बनाता है आपके लिए तो वो वैसे ही एग्जेम्प्ट है। अगर कोई नॉन रिलेटिव है वो विल के थ्रू आपके नाम कुछ कर जाता है तो भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, वो भी आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। और इनहेरिटेंस तो क्या होता है, जैसे ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी फादर के नाम हो जाती है ऑटोमेटिकली, फादर की प्रॉपर्टी सन के नाम हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो यहाँ तो रिलेशन चला आ रहा है। ऑन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द डोनर, अगर कोई किसी को लग रहा है कि अब उसकी जिंदगी के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, उसको आपसे लव है, अफेक्शन है, और लव एंड अफेक्शन के चलते वो आपके नाम कोई प्रॉपर्टी दे देता है, आपको गिफ्ट कर देता है, चाहे वो आपका नॉन रिलेटिव ही क्यों ना हो, आपको उस पर टैक्स पे नहीं करना होता, वो आपकी इनकम नहीं मानी जाती। इसके बाद में कुछ क्लबिंग प्रोविजन आपको ध्यान में रखने होते हैं गिफ्ट को देते टाइम और लेते टाइम। क्या एग्जाम्पल, एक पर्सन है मिस्टर एक्स, राइट। मिस्टर एक्स क्या करते हैं, 60 लाख रुपीस गिफ्ट करते हैं अपने अकाउंट से अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, वाइफ को गिफ्ट करते हैं। क्या वाइफ के ऊपर 60 लाख रुपीस पर वाइफ को क्या टैक्स देना होगा? देन आंसर इज नो। ये क्या है, वाइफ को गिफ्ट मिला है क्योंकि वाइफ क्या है, रिलेटिव है, ठीक है, तो वाइफ के एंड्स में ये टैक्सेबल नहीं होगा। बट वाइफ क्या करती है, 60 लाख रुपीस को कहीं इन्वेस्टमेंट कर देती है, मान लो एफडी करा लेती है और उससे 6 लाख रुपीस की इनकम को जनरेट करती है।
तो ये जो इनकम वाइफ को क्या हुई है, जो गिफ्ट वाले अमाउंट को इन्वेस्ट करके जो वाइफ के हैंड में इनकम हुई है, ये इनकम वाइफ की इनकम नहीं मानी जाएगी, ये इनकम किसकी मानी जाएगी, हस्बैंड की मानी जाएगी, और हस्बैंड को ही इस पर टैक्स पे करना होगा, राइट। दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। मिस्टर एक्स है, ये क्या करते हैं, अपनी डॉटर इन लॉ को डिबेंचर्स देती हैं 10 लाख रुपए के, ठीक है, और उस पर 10% की रेट से इंटरेस्ट मिलता है। डॉटर इन लॉ के हैंड्स में क्या ये जो डिबेंचर्स हैं ये इनकम मानी जाएगी? देन आंसर इज नो, क्योंकि डॉटर इन लॉ क्या है, रिलेटिव है। अब डॉटर इन लॉ को इस पर इंटरेस्ट मिलता है 1 लाख रुपए का। अब क्या ये जो 1 लाख रुपए की इनकम है ये डॉटर इन लॉ की इनकम मानी जाएगी? देन आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये जो है क्लब हो जाएगी इनके फादर इन लॉ के हैंड्स में, राइट। तो यहाँ पे ये जो इनकम है, डॉटर इन लॉ को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उससे जो इनकम जनरेट हो रही है, तो वो फादर इन लॉ की इनकम ही मानी जाएगी और इन्हीं को इस पर टैक्स पे करना होगा। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर एक्स है, वो क्या करते हैं, अपने माइनर चाइल्ड को एक फ्लैट गिफ्ट करती हैं और माइनर चाइल्ड उस फ्लैट को रेंट पर दे देता है और वहां से 6 लाख रुपीस की इनकम को जनरेट करता है। तो ये जो इनकम होगी ये इनकम माइनर चाइल्ड की इनकम नहीं मानी जाएगी, यहाँ पर मिस्टर एक्स की इनकम मानी जाएगी, उनको ही इस पर टैक्स पे करना होगा, राइट। तो जब भी कोई आप किसी रिलेटिव को गिफ्ट दो तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वो रिलेटिव आपकी वाइफ तो नहीं है, वो आपकी डॉटर इन लॉ तो नहीं है, या फिर वो आपका माइनर चाइल्ड तो नहीं है, क्योंकि इस केस में उस इनकम से, वो जो गिफ्ट है उस गिफ्ट से जो इनकम जनरेट होगी वो आपकी इनकम ही मानी जाएगी। क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा सेक्शन 64, राइट। अब अगर आपको इससे बचना है कि क्लबिंग ना हो आपके एंड में, तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको अपनी वाइफ को ही गिफ्ट देना है तो आप क्या दिखा दो, आप दिखा दो कि आप लोन दे रहे हो अपनी वाइफ को, और ये जो लोन है वो विद इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है, विदाउट इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है। अगर आप अब क्योंकि आप अपने रिलेटिव को दे रहे हो तो विदाउट इंटरेस्ट ही दोगे, तो आप क्या कर सकते हो, लोन दिखा सकते हो। अब लोन को इन्वेस्ट करके जो इनकम जनरेट हो रही है तो उस केस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। आप अपनी डॉटर इन लॉ को ना देकर अपने सन को दे दो तो इस केस में भी जनरेटेड इनकम पर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। आप अपने माइनर चाइल्ड को ना देकर जो मेजर सन है या फिर डॉटर है उनको दे दो तो इस केस में भी क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप इनको देने से बचो क्योंकि इस केस में क्लबिंग प्रोविजन लगता है, और किसी पर्सन को दे दो वहां पर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। अब उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखने हैं, क्या, ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ गिफ्ट डीड। जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी रिसीव करो, देखो जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है तो उस केस में तो गिफ्ट डीड बनती ही बनती है, क्योंकि बातों से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो जाती। लेकिन जहां पर कैश इन्वॉल्व हो, चेक से गिफ्ट दिया गया हो या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी दी जाती है, वहां पर जनरली गिफ्ट डीड जो है वो नहीं बनाई जाती, और क्योंकि ये लॉ में भी रिक्वायर्ड नहीं है, बट आपको बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास क्वेरी आ गई कि ये गिफ्ट, ये जो अमाउंट है आपको कैसे रिसीव हुआ, तो आपके पास एक प्रूफ होता है गिफ्ट डीड का, आपकी ओनरशिप का प्रूफ होता है कि आपकी प्रॉपर्टी है वो आपको गिफ्ट के थ्रू इस पर्सन से मिली थी। और ये जो गिफ्ट डीड है आप स्टैम्प पेपर पे बनवाइए, प्रॉपर नोटरी करवाकर अपने पास रखवाइए। गिफ्ट डीड का फॉर्मेट अगर आपको देखना है तो गूगल पर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, आप वहां से चेक करके गिफ्ट डीड बनवा सकते हैं। दूसरा, डोंट एक्सेप्ट कैश गिफ्ट ऑफ मोर देन ₹2 लाख। इसका मतलब क्या है, इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 269 ST। ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन कहता है कि कोई भी पर्सन अगर किसी पर्सन से 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश रिसीव करता है तो यहाँ पर जो पर्सन अमाउंट रिसीव कर रहा है उसको क्या पे करना पड़ेगा, 100% की पेनल्टी पे करनी होगी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई फादर है, वो फादर अपने सन को अगर 3 लाख रुपीस कैश गिफ्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सन के हैंड्स में इनकम तो नहीं होगी, वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन अगर सन 3 लाख रुपीस कैश में रिसीव कर रहा है ना, तो सन को क्या करना पड़ेगा, 3 लाख रुपए ही डिपार्टमेंट को पेनल्टी देनी होगी 269 ST के अंदर, 100% पेनल्टी। तो किसी से भी 2 लाख से ज्यादा का कैश रिसीव ना करें, भले ही आप क्या कर रहे हो, गिफ्ट रिसीव कर रहे हो, आप बोल रहे हो मैं गिफ्ट रिसीव कर रहा हूँ, बट वो भी अलाउड नहीं है। चाहे आप गिफ्ट की फॉर्म में रिसीव करो, चाहे आप ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग रिसीव करो, 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश लेना मना है,
ठीक है, के अंदर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ट्रांसफर मस्ट बी जस्टिफाइड। ट्रांसफर, जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम जस्टिफाइड होनी चाहिए। अब वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पर तो सोर्स ऑफ इनकम जस्टिफाइड है, क्योंकि बैंक पर तो जो अमाउंट होता है बैंक के अंदर उस पर तो टैक्स पे किया गया ही होता है, राइट, वो तो व्हाइट मनी होता है। लेकिन अगर कैश जा रहा है तो कैश के केस में अगर आप हायर अमाउंट का कैश पे ट्रांसफर करते हो तो वहां पर डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि ये कैश का सोर्स क्या था, ठीक है, आपके पास क्वेरी आ सकती है। तो इसलिए कैश लेना और देना, इन दोनों से ही आपको बचना चाहिए। गिफ्ट रिसीव्ड इज नॉट अ इनकम, है ना, इट्स अ कैपिटल रिसीव, ठीक है। तो ये जो गिफ्ट रिसीव कर रहे हो आप, जो भी गिफ्ट रिसीव कर रहे हो वो आपकी इनकम नहीं होती, ठीक है। फादर सन को देते हैं, सन अपनी मदर को देते हैं, तो ये इनकम नहीं है, राइट। तो इसी वजह से आपको इसको ITR में भी शो करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि अगर आप अपने रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव कर रहे हो, कितने भी अमाउंट का रिसीव कर रहे हो, किसी भी फॉर्म में रिसीव कर रहे हो, वो आपकी एग्जेम्प्ट इनकम होती है, वो आपकी इनकम ही नहीं होती, ठीक है। तो उस केस में आपको, क्योंकि इनकम नहीं है, तो आपको उस पर टैक्स पे नहीं करना है। दूसरी बात कि जब भी आप गिफ्ट रिसीव करें, चाहे किसी भी फॉर्म में रिसीव करें, गिफ्ट डीड के साथ रिसीव करना चाहिए आपको, क्योंकि फ्यूचर में आपके पास ओनरशिप का प्रूफ रहता है और अगर कोई क्वेरी आती है तो आप उसका आंसर कर सकते हो। उसके बाद में कैश गिफ्ट रिसीव करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 लाख से ज्यादा का कैश गिफ्ट रिसीव करते हो तो आपको 100% पेनल्टी डिपार्टमेंट को देनी पड़ जाती है। कुछ आएगा नहीं, आपको पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ जाएगा। उसके बाद में जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है, गिफ्ट को दे रहा है, उसको क्लबिंग प्रोविजन को ध्यान में रखना चाहिए कि वो किसको दे रहा है। अगर वाइफ को दे रहा है, डॉटर इन लॉ को दे रहा है, या फिर माइनर चाइल्ड को दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वो उस गिफ्ट से जो इनकम जनरेट होगी वो आपकी ही इनकम बन जाएगी, क्लबिंग प्रोविजन सेक्शन 64 एप्लीकेबल हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।